नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 3 सितंबर 2020 है और 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पाना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करिए tinyurl.com/perfectstudy व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब मनाया जा रहा है? तो अभी 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ष 1982 से हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, ताकि मानव शरीर के लिए जरूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। बात करें महिला और बाल विकास मंत्री की, तो वर्तमान में है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो अभी ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब GII 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर विकसित किया है? तो अभी IIT बॉम्बे ने मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर विकसित की है और एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंस और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। बात करें AIR स्कैनर के बारे में, तो AIR स्कैनर उपयोगकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र नहीं करता है और सभी दस्तावेज फ़ोन के लोकल स्टोरेज पर सेव करता है। इस मोबाइल कैमरे का उपयोग करके स्कैन किए गए दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव किया जाएगा और केवल डिवाइस में स्टोर किया जाएगा। बात करें IIT बॉम्बे की, तो IIT बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और IIT बॉम्बे के निदेशक हैं सुभाषिस चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने समय का एक्सटेंशन मिला है? तो अभी 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से लेकर 28/2/2021 तक अथवा अगले साल तक के आने के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। CBDT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है।
ये 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा मतलब आयकर संवर्ग के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। 31 अगस्त 2019 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पिछले साल अगस्त में 1 साल के लिए 31 अगस्त 2020 तक के लिए इस पद पर फिर से नियुक्त किए गए थे। बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1924 में और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने BEML, TPCL और LNT मतलब कि उपरोक्त सभी के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध का हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग्स ने मैसर्स भारत और अर्थ मूवी लिमिटेड BEML, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL और मैसर्स लॉर्नर्स एंड टुब्रो LNT के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। इन 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 25 कमांड पोस्ट हैं, जिन्हें मेसर्स TPSL और मेसर्स LNDT से खरीदा जाएगा तथा 330 वाहनों को मैसर्स BEML से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक 6 पिनाका रेजिमेंट में शामिल करने की योजना है। साथ ही यह रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और प्रोत्साहित करता है। बात करें भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन कर्मयोगी को भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। इससे विशिष्ट भूमि दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। बात करें राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद और क्षमता विकास आयोग, डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हेतु विशेष प्रयोजन कंपनी, और नंबर 4 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वय एकक। यह सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगा। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना के अलावा सेवा दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो अभी उषा पाढ़े बनी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं उषा पाढ़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्त कार्यालय 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल मतलब कि BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो अभी लद्दाख और लक्षद्वीप इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन कार्ड
योजना में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश योजनाओं से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ रुपए का लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा को प्रगति की समीक्षा और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। बात करें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वर्तमान में है राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नागरिक निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और इस अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया था। स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत अभियान के दौरान सरकारी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। 7 से अधिक के अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और 8,70,000 लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया। मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से 4,65,000 मास्क वितरित किए गए। लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीरी केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।